श्रोताओं नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश विदेश में रहने वाले लोगों से बातचीत की, उनके साथ अपने विचार साझा किए। आज की मन की बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर बच्चा बाबू। प्रोफेसर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से विषयों पर बात की, बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे कार्यक्रम में उठाए। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस सिलसिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसमें देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम जो हैं आयोजित किए जा रहे हैं। तरह तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली में आज़ादी की कहानी बच्चों की ज़बानी जो प्रसारित की गई, सुनाई गई, उसका उन्होंने जिक्र किया कि उसमें न केवल भारत बल्कि और मुल्कों के भी बच्चे शामिल थे। बच्चों ने मिलकर भारत की आज़ादी की कहानी सुनाई और साथ में ही उन्होंने ONGC ऑयल फील्ड्स में स्टूडेंट्स के लिए टूर्स इस सिलसिले में कराए जा रहे हैं उनके। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी संदेश, चाहे वो देश की आज़ादी का संदेश हो या नई तरक्की का संदेश हो, ज्ञान के प्रचार प्रसार का संदेश हो, वो बच्चों के माध्यम से और नौजवानों के माध्यम से किस तरह से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल सकता है? बहुत जिसको कहते हैं कि इस चर्चा की जो सबसे पहली बिंदु है, उसी को आपने बड़े खूबसूरत ढंग से ये किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के मन की बात में इस तरह के विषयों को लाने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि जगमोहन जी, हम देख रहे हैं कि आज़ादी का 75वां वर्ष को पूरे देश नहीं पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। हम उसको न सिर्फ एक आज़ाद हिंदुस्तान में रहने का, बल्कि एक खूबसूरत लोकतंत्र को जीने का जो 75वां वर्ष है, उसको भी हम मना रहे हैं। आपने जिस बात से शुरुआत की कि बच्चों में इसके द्वारा जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, उसका क्या मायना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 75 साल हो चुके हैं और 75 साल होने के साथ साथ आज़ादी के जो अनुभव है, वो हर पीढ़ीगत अपने अपने हिसाब से वो अनुभव शेयर किए गए हैं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चा जिस ज़मीन पे पैदा करे, जिस गर्व को, जिस वीरांगनाओं को, जिस आज़ादी के नायकों को सुनते हुए वो बड़ा हो रहा है, उसके द्वारा जो है एक पीढ़ीगत संदेश देने का जो मायना है, एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि इसका एक खूबसूरत नियत होता है। और मुझे लगता है कि उन बच्चों में वो अपने आदर्शों के प्रति जो एक सम्मान है, जो एक श्रेष्ठता का बोध है, मुझे लगता है कि उससे बड़ा जो है कोई गौरव का पल नहीं हो सकता है। और ये शुरुआती बच्चों के द्वारा इसको एक सरकार की तरफ से न बल्कि व्यक्तिगत रूप से परिवार में भी इन आदर्शों के प्रति जो है बच्चों को जो है एक उत्साहित करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक प्रयास वाकई जिसको कहते हैं कि एक बहुत नीचे से, यानी बच्चों के माध्यम से अपने वीरांगनाओं, अपने नायकों को समझने की जो एक कोशिश है, ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं ये। जी, यानी बच्चों के माध्यम से और नौजवानों के माध्यम से एक छोटी से छोटी बात, कोई आदर्श है, कोई डिसिप्लिन की बात है या कोई संदेश है, अगर हम दूर तक पहुंचाना चाहें तो बच्चों के ज़रिए, बच्चों के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से जी, कर सकते हैं। एक तो आज़ादी महसूस करने की चीज़ नहीं है, आज़ादी कैसे मिली, उस संघर्षों को, उस बलिदानों को, उन नायकों के जो संघर्ष है, उनका समझना भी हमारे नौजवानों और बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तभी उस आदर्श के प्रति जो है और इस लोकतंत्र के और इस स्वतंत्रता के प्रति जो है उनके सम्मान होगा कि आज जिन खुली हवाओं में हम सांस ले रहे हैं, उसको पाने में कितनी मुश्किलें हुई थी। जी, प्रोफेसर साहब, अभी हाल ही में हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाया और आज़ादी की लड़ाई में भी जनजातियों का, इन वर्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वैसे भी भारत की अगर हम बात करें तो विविधताओं का देश है। यहाँ पर अमीर भी है, गरीब भी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, शहरों में रहने वाले हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, गोरे हैं, काले हैं, मतलब हर तरह के अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग हैं। हमारी ये जो जनजातियाँ हैं, इनका कितना महत्व है हमारे देश की उस विविधता वाली खूबसूरती को जिंदा रखने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदुस्तान एक बिल्कुल न सिर्फ बहुभाषी बल्कि बहुसांस्कृतिक देश है। और इस बहुसांस्कृतिक देश का जो मतलब होता है कि अपने आप में सबको समेट के चलने की जो यहाँ की जो एक संस्कृति रही है,
मैं इसको अगर इनके महत्व को अगर इस अमृत महोत्सव के संबंध में भी अगर जोड़ने की कोशिश करूं तो इतिहास के पन्नों में उस तमाम गौरव और वीरता का जो संदेश है वो जनजातियों के बीच से जो निकल के आया है एक नायक के बनने का। अभी हमने पिछले हफ्ते में ही बिरसा मुंडा जयंती मनाई है और बिरसा मुंडा की कहानी 1857 की लड़ाई में आप देखेंगे वो एक अद्भुत लड़ाई थी जहां पहली बार तमाम अंग्रेजों के प्रयास के और तमाम आधुनिक हथियारों से लैस उस सेना को बिरसा मुंडा ने अपने द्वारा जो एक जनजातीय कबीले से उठ के जो लोग आए थे और उनको परास्त किया और अंग्रेजों को जो है वो उस जनजातीय क्षेत्रों में कब्जा करने से रोका। उसी तरह नागालैंड में आप रानी गडेलियों की कितनी कहानियां हैं, आप उसी तरह असम में जाएं, उसी तरह छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, दक्षिण भारत में, इन तमाम जितने भी जनजाति हैं, इन जनजातियों के बीच में ढेरों कहानियां और जो है किस्से जो है वीरता के पड़े हुए हैं और इनकी जो अपनी लोक संस्कृति है जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि हिंदुस्तान में आज पहली बार जो है हम अब तक सुनते आए थे कि जनजातियों के बीच में एक नक्सल की समस्या को बार बार एड्रेस किया जा रहा था। आज मैं देख रहा हूं पिछले दिनों से वो नक्सल की समस्या नहीं है, जनजातियों को उनका एक ही से है कि उनकी संस्कृति के रूप में उनको अपनाया जाए और इस बहुसंस्कृतिक होने का मतलब है जो उनके 30 त्योहार हैं, जो उनके लोक पर्व हैं, उनके जो खान पान है, उनके जो पहनावे हैं, इनको उसी रूप में अपनाया जाए। आज हमने देखा कि इस तमाम बड़ी महामारी के बीच भी जो जनजातीय क्षेत्र थे उन्होंने समान रूप से अपने जो लोक में प्रयोग किए जाने वाली जो दवाई थी, एक बहुत तस्वीर वायरल हुई थी मध्य प्रदेश की एक बैगा ट्राइब्स है उनके बीच में कि जब मास्क की मारामारी चल रही थी और वो शहर जाने के लायक नहीं थे तो उन्होंने पलाश के पत्ते और इस जिसके बीड़ी के कारखाने बनते उन पत्तों से जो है उन्होंने मास्क बनाया और टोकरी के रूप में। तो मुझे लगता है कि उनकी अपनी जिसको हम इनोवेशंस जिसको हम कहते हैं कि वो पुरातन संस्कृति है, मैं उसको बहुत आधुनिक मानता हूं कि वो किस तरीके से अपने जो सीमित संसाधन है उस संसाधन में जो जीवन जीने का तरीका है, मैं कहता हूं कि एक बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एक देश होने के नाते उसको उसका सम्मान जरूर मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री के मुख से अगर मन की बात में एक जनजातियों को संदेश दिया या उनको अगर सम्मान देने की बात है, मैं इसका बहुत जिसको कहते हैं खुले दिल से जो है इसकी शुभकामनाएं दूंगा कि हमारे देश में इस तमाम जिसको मैं जनजाति कहता हूं वो जनजाति नहीं कहीं ना कहीं रूप से हमारे मुख्य धारा के एक अंग है जी। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो गद्दी, सीपी, गुज्जर, बकरवाल, ये जो जनजातियां हैं ये अपने आप में इनका रहन सहन और तौर तरीका जो है कितना खूबसूरत है। जैसे हमारे गुज्जर और बकरवाल बहन भाई जो हैं वो गर्मियों में पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं अपने माल मवेशियों को लेकर और सर्दियों में वो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। तो इनका जीवन ही एक खाना बदोशी वाला जीवन है और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर सरकार उनकी तरफ बहुत ध्यान दे रही है। उनका जो अपना प्राकृतिक जो स्वरूप है रहन सहन का उसको जिंदा रखते हुए उनको आधुनिकता के साथ, उनको ज्ञान के साथ, उनको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वो पिछड़े ना रहें। रहन सहन उनका बेशक वैसा ही है लेकिन वो पिछड़े ना रहें, ज्ञान से कहीं वंचित ना रह जाएं। ये तो थी जनजातियों की बात। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया भारत का कोई भी, चाहे वो परंपरा है, चाहे वो जीने का ढंग है या कोई मान्यताएं हैं जो भारत से उभरी हैं, उनका विदेशों में भी कितना प्रभाव है। जैसे वृंदावन का उन्होंने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया में जो सेक्रेड इंडिया गैलरी है स्वैन वैली में, तो वहाँ पर जिन्होंने वो गैलरी का निर्माण किया है उन्होंने 13 वर्ष वृंदावन में बिताए। तो भारतीय जो परंपराएं हैं वो किस प्रकार विदेशियों को विदेशों में भी प्रभावित करती हैं और अपनी ओर खींच के ले आती हैं। भारत की जो अपनी एक सांस्कृतिक जो परंपरा है वो जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो एक सांस्कृतिक एक रूपता, जैसे किसी भी आप वेस्ट की बात करेंगे तो आप यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, वहां कहीं ना कहीं खानपान और सांस्कृतिक रूप से एक तरह का एक यूनिलेयर सोसाइटी है, एक तरह का समाज है और वही भारत को उससे बिल्कुल अलग करता है। जब कोई बाहर के पर्यटक जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उनके लिए एक बड़ा जिसको कहते हैं कि एक अविस्मरणीय क्षण होता है कि कैसे एक बहुसांस्कृतिक जिसको कितने लेयरों में बटी हुई जो समाज है और सब सुचारू रूप से अपनी अपनी लोक आस्थाओं को, धर्म को, लोक पर्व को कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं
और यही चीज उन्हें आकर्षण देता है, वही चीज आकर्षित। एक तरफ अगर वृंदावन है, दूसरी तरफ मथुरा है, कहीं द्वारका है, कहीं आपके पास मजार है, जी। तो कहीं गुरुद्वारे हैं। इसकी जो कल्पना है और इससे जो सीखने का जो एक भारतीय, जिसको कहते हैं कि एक हिंदू संस्कृति को जिसको अपनाने का मुद्दा है, ये बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली बात है, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के तमाम ऐसे मुल्कों में ऐसे न जाने कितने उदाहरण पड़े हुए हैं जिन्होंने सालों साल बनारस के घाटों पे अपनी जिंदगी जी के, और आज भी जो है वो भले ही विदेश में है लेकिन उनका दिल आज भी जो है हिंदुस्तान के किसी गली कोने में आपको है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो वाकई एक भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की, जिसको हम लोक परंपरा कहते हैं, ये समझिए तो इस पर गर्व करने की बात है कि लोग किस तरीके से जुड़ाव महसूस करते हो, क्योंकि इस परंपरा में एक सबसे अच्छी, सबके लिए कुछ ना कुछ है। जी 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 जी। तो ये सबके लिए कुछ ना कुछ होने की जो एक खासियत है, ये हर जगह मुमकिन नहीं है। शायद यही आकर्षण ऑस्ट्रेलिया में जगत रानी है, उनको भी जो है ये महसूस हुआ, आकर्षित किया हो, और आज ऑस्ट्रेलिया भी एक वृंदावन को महसूस कर रहा है। इसी तरह के विश्व के कई कोनों में इस तरह के। प्रोफेसर साहब, एक विषय है जो प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात में जरूर उसका जिक्र करते हैं, वो है पर्यावरण संरक्षण की बात। उन्होंने आज जिक्र किया, उनको किसी श्रोता ने, ज्योत्सना नाम के किसी श्रोता ने चिट्ठी लिखकर बताया कि जालौन में नून नदी जो धीरे धीरे, हमारी देखिए तवी का यही हाल होता जा रहा है, तो वो नून नदी जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, सूखती जा रही थी और नाले की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, उस नदी को बचाने के लिए वहाँ के किसानों ने, आम लोगों ने, पंचायतों ने मिलकर उसके फिर से उसको जीवंत किया, फिर उसको जिंदा किया। तो पर्यावरण के प्रति हम देखते रहे कि हमें ये समस्या है तो सरकार आके करेगी, प्रशासन आके करेगा, तो ये खुद करने का जज्बा, खुद आगे बढ़ने का जज्बा कितना ज़रूरी है अगर हम अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को ख़राब होने से, लुप्त होने से, ख़त्म होने से बचाना चाहते हैं। इसका जो मर्म है, इस संदेश का जो मर्म है, इस संदेश का मर्म ही है मनुष्य का प्रकृति के साथ कैसे संतुलन बना के चलना है, ये खुद मनुष्य को तय करना पड़ेगा। जी। योजनाएं बनती हैं और योजनाओं का एक अपना मकसद होता है, लेकिन योजनाओं में अगर लोगों की सहभागिता नहीं होगी, मनुष्य का अपने पर्यावरण के प्रति वो जागरूकता नहीं होगा, मुझे लग रहा है किसी भी योजनाओं की सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है कि लोग उसमें कितनी सहभागी होंगे। ये बात जालौन की, उस आपको शायद नहीं पता हो, जालौन जिसको कहते हैं कि हैंड पेपर के लिए बहुत ही विख्यात जगह है और उत्तर प्रदेश का बहुत ही, जिसको कहते हैं, समृद्ध जिला माना था। और वहां नून नदी, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में और जम्मू के लोगों के लिए तवी जो है वहां की एक आत्मा है, उसी तरीके से उस जिला के लिए नून नदी का भी महत्व रहा है। इस महत्व को वहां के लोगों ने बिना किसी सरकारी प्रयास के समझा। ये उनका पर्यावरण के प्रति जो है अपनी जिम्मेदारी का बोध था। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के हर शहरों में इस तरह की कोई ना कोई कहानी है। हिंदुस्तान में हम जम्मू कश्मीर में ही सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, तभी जो है सिकुड़ते सिकुड़ते आज ये हाल हो गया है कि ऐसे लगता है जैसे एक नाला में कन्वर्ट हो गया है। इससे पहले सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करे, मुझे लगता है कि जो वहां के लोग रहने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप के जो सबसे पहले भोगी होते हैं वो मनुष्य ही होता है, उस वक्त जो है हम सभी उसके बराबर हकदार बनते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत सराहनीय कदम है और इसको देश के हर एक जिले में जो अपनी विलुप्त होती जो प्राकृतिक संपदा है, जो वो प्राकृतिक जो है पारिस्थितिकी असंतुलन का जो बोध है, उसके प्रति सजग होना पड़ेगा। और आपने देखा होगा दशरथ माझी का एग्जाम्पल, वो जीवटपन नेचर के साथ, उस मनुष्य का प्रकृति के साथ जो संबंध है, उसमें वो जीवटपन दिखाना पड़ेगा किसी दूसरे की इंतजार के बगैर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सराहनीय कदम है। ये भावना जागनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। और उन्होंने कितना खूबसूरत जिक्र किया जो मेघालय में एक, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहा था फ्लाइंग बोट का, कि किश्ती उड़ रही है, वो वास्तव में उड़ नहीं रही थी बल्कि उस पानी की सतह पर थी और पानी इतना स्वच्छ निर्मल था कि वो नीचे तक दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि बोट जो है वो कश्ती तैर रही है। अब फिर उन्होंने जिक्र किया आज के इस प्रोग्राम में आयुष्मान भारत का,
जो देश भर में स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसके तहत सभी को मुफ्त इलाज मिलता है। देश के बाकी हिस्सों में तो जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं उनके लिए है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में इस योजना को सेहत नाम से हर एक JNK के निवासी को उसमें इंक्लूड किया गया। और प्रधानमंत्री ने तो कुछ लोगों से बात भी आज की जिन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमें इतनी गंभीर अगर बीमारी है तो हम इलाज करवा पाएंगे। तो इस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बारे में सर मैं चाहूँगा कि आप सुनने वालों को भी बताएं और उन्हें कहें कि अपने आप को उसके साथ रजिस्टर कराएं, ताकि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है और उसका महंगा इलाज कराना पड़ता है तो इस स्कीम के तहत किस तरह से उनको मुफ्त सुविधा जो है मिलती है। इस पिछले 2 सालों में जिस महामारी के दौर से हम गुजरे हैं और उस महामारी में स्वास्थ्य का जो अपना एक महत्व है कि एक स्वस्थ शरीर होने का क्या मतलब है, ये मुझे लग रहा है कि आज के चाहे वो उच्च मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, किसी भी स्तर के समाज में उसके महत्व के प्रति जो है उसका एक कीमत समझ में आया है। और इसी दौरान जो है भारत सरकार के द्वारा जो एक आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख तक की जो है स्वास्थ्य सेवाओं, उसमें दवा के भी खर्च का एक ये प्रावधान है। मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहता कि जिनके घर से कोई पैसे के बगैर इलाज नहीं होने के बाद जो खोते हैं उसका हम आंसू पोंछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये प्रयास कि इलाज के बगैर या पैसे के बगैर कोई अस्पताल से खाली लौट जाए, मुझे लगता है कि ये आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, एक मरहम लगाने वाला एक योजना है। और मुझे लग रहा है कि खास तौर से देश में इसके प्रति जो है लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक जागरूकता होनी चाहिए कि इसके जो है जो कार्ड बनवाए जाएं, ताकि जब भी इस तरह का ईश्वर न करे कभी मौका पड़े, लेकिन जाएं तो आपके पास ये ना हो कि हम पैसे के बगैर जो है हम अस्पताल में दाखिला नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी जितने भी इस तरह के योजनाएं हैं, खासकर आपने सेहत का जिक्र किया जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है, मुझे लग रहा है कि इस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को केंद्र में रखते हुए प्रत्येक राज्य सरकारों को अपने समाज के अनुरूप कुछ न कुछ योजनाओं को चलाना चाहिए और हमेशा उसको केंद्र में जो है आप उसके जिसकी बात आपने कही कि यह मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय का था, लेकिन सेहत में सारे तरह के उच्च वर्ग के लोगों को भी शामिल किया गया। तो मुझे लग रहा है कि सेहत की जो समझ है वो हर राज्यों को अपनी जनता के प्रति जो है एक सजग होना चाहिए। और ये वाकई एक बहुत ही सफल, जिसको कहते हैं, और लोगों की कीमत जो है गांव देहात में, हम लोग तो खैर आज शहर में है, लेकिन गांव देहात में वाकई एक आंदोलन के रूप में इस आयुष्मान भारत से जुड़ने का जो है एक मादा पैदा हुआ है। मैं बहुत ऐसे इलाकों, चूंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं और बार बार रिपोर्टें पढ़ते हूं, मेरे दूर दराज के बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी हैं जो इतनी खूबसूरत स्टोरी ये कर रहे हैं हेल्थ पे, जो आयुष्मान भारत के एक समझिए कि सफल होने की एक बहुत अच्छी कहानी बन सकती है। जी, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी भारतीय परंपराओं की बात की, विधाओं की बात की, कला की बात की, संस्कृति की बात की, तो उन्होंने वो एक कथा वाचन की एक अलग शैली का भी जिक्र किया। और जब हम मन की बात सुन रहे थे तो आपने खास तौर पर कहा कि वो आपके मित्र हैं जिनका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया। तो मैं चाहूंगा कि वो अनुभव भी आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। मुझे एक बहुत फक्र का महसूस हुआ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में एक नई विधा, जिसको दास्तान गोई कहते हैं, जो कभी हमें परंपरा और विरासत में मिली थी कि दादा नानी के कहानियां जो किस्से सुनते थे जी, उन किस्सों को, कहानियों को एक बेशक जो है रोमांचक अंदाज में पेश करने की एक नई विधा है, जिसको दास्तान गोई कहते हैं। बड़े खुशी की बात है कि मेरे वो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, मेरे जूनियर रहे, हम दोनों साथ PhD किए हैं। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि किस तरीके से अभी बुंदेलखंड की में उन्होंने जो है दास्तान गोई के द्वारा जो है रानी दुर्गावती पर जो है जिस तरह की उन्होंने दास्तान सुनाई, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि ये
एक नई विधा को और एक नए तरह के कलाकारों को उनके माध्यम से इसका जो एक प्रोत्साहन करना, ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी परंपरा है और मैं इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे उसके साथ एक बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और मैं उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हिमांशु को, जिन्होंने जो है इस तरह की नई विधा के साथ जो है लोगों के बीच में आए जी। और अपनी विधाओं को जिंदा रखना है। मैं अपने डुग्गर प्रांत की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए, जो पुरानी पाखें होती थी या कारकें होती थी, वो यहाँ के जो समाजी जीवन, पुराने देवी देवताओं की बातें या जो यहाँ पर भी महान पुरुष हुए हैं, उनका बखान किया जाता था उनके माध्यम से। और वो बड़ी ही यूनिक तरीका है। पाख गाने का अपना तरीका है, कारक गाने का अलग तरीका है। और आप जब आप सुनते हैं ना, तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो कि अपनी बातों के जरिए, अपने उन गीतों के जरिए जो हमारे लोक गायक हैं, वो हमारे सामने दृश्य पेश कर वो रहे हैं। उस कालखंड में आपको पहुंचा देते हैं, उस कालखंड में हमें बहुत लेके बढ़िया। जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने की, समृद्धि के लिए उन्होंने कहा कि आइडियाज और इनोवेशंस जो हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए और एक थोड़ा सा रिस्क लेने का जज्बा होना चाहिए और ये फीलिंग होनी चाहिए कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। भारत आज दुनिया के स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सबका लगभग लीडर बनने वाला है, सबसे आगे चल रहा है। यहाँ पर यूनिकॉर्न्स जो हैं वो स्थापित हो रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। मैं चाहता हूं कि बदलते भारत की जगह बात करते हैं या नए भारत की हम बात करते हैं, तो इसमें स्टार्टअप्स खुद काम करने और नौकरी ढूंढने वालों से हटकर नौकरी देने वाले और मौके पैदा करने वाली सोच का कितना अहम जो है महत्व है। हिंदुस्तान एक बिल्कुल युवा देश है। विश्व का शायद ही एक ऐसा कोई देश हो जहां युवाओं की जो संख्या है वो इतनी बड़ी संख्या है जी। इन युवाओं को बोझ न समझ के एक संसाधन समझने का जो एक जरिया है वो ये नवाचार और स्टार्टअप है। न जाने हमारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, और जरूरी नहीं है कि किसी भी वो कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंग हो, हमारे पास न जाने इतने कितने युवा हैं जो जिनकी बौद्धिक क्षमता जो है कुछ नया करने की बहुत ज्यादा है। उन युवाओं को किसी न किसी स्टार्टअप के रूप में, किसी न किसी उनको आर्थिक सहायता करके उनको उसके एक व्यवसाय के रूप में तब्दील करने का जो एक प्रयास है, उसका नाम इनोवेशन है, नवाचार है या स्टार्टअप्स है। जिस यूनिकॉर्न की बात की वो तो बहुत बड़े लेवल के हैं, यूनिकॉर्न्स तो बहुत बड़े एक व्यवसाय का है, लेकिन स्टार्टअप्स के रूप में भी पिछले 5-6 सालों में एक बहुत बड़ी युवाओं की ऐसी फौज है। हमने देखा है कि जब ये हमारे कोरोना महामारी थे, हर रोज आईआईटी और किसी न किसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों से महामारी से या कोविड से जुड़े किसी न किसी हिस्से से एक नई चीज को करने की आपने देखा होगा सामने आए हैं। कोई मास्क लेके, कोई वेंटिलेटर। जिस वक्त पूरे देश में वेंटिलेशन की महामारी हो रही थी, हमारे तमाम नौजवान जो है, युवा साथी नए तरीके से वेंटिलेशन को लो कॉस्ट लेवल पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उस तरह के युवाओं को और इस तरह की सरकारी योजनाओं को स्टार्टअप्स और नवाचार के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री एक युवा का जिक्र कर रहे थे जिसको स्टार्टअप के तहत 90 लाख का फंड मिला और वो 40% जो है पर्यावरण से प्रदूषण को कम करने की। मुझे लगता है कि ये अपने नौजवानों को एक संसाधन के रूप में समझने की जो क्षमता है और युवाओं में इससे जो एक आत्मविश्वास का जो एक विकास होता है कि हाँ, ये भारत को जो है एक अपना मुल्क और इस मुल्क को बदलने का जो एक मादा है, ये इससे बहुत ज्यादा जिसको हम कहते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि इस तरह के स्टार्टअप्स को न सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में बल्कि नीचे लेवल से ही छोटे छोटे बच्चों में भी उस स्टार्टअप्स के द्वारा जो आपके अंदर जो आपकी क्षमता का जो विकास है उसको करने का एक देखिए हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी कितना अच्छा प्रावधान बहुत रखा अच्छी गया बात है कही, बहुत कि अच्छी बात कही। 4th, 5वीं या 6ठी कक्षा के बाद बच्चे जो हैं वो रिसर्च वर्क की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छी आपने, बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको क्लासरूम और बैग की बोझ से अलग हटा के आपके जिंदगी में कुछ नया करने, किसी भी सब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक ना करके मल्टीलिंगुअल और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है एक इंक्लूसिव सोसाइटी के करने के लिए ये आपको प्रोत्साहित करता है और ये बहुत ही खूबसूरत दस्तावेज है। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के युवाओं में
जो एक कुछ नया करने की जो जज्बा है, उसकी तमाम वो इनपुट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उनको प्रावधान देता है। जी। और भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि भारत विश्व गुरु है। भारत के पास वो तमाम क्षमताएं हैं जो उसको विश्व गुरु बनाने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन क्या होता है कि नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर बहुत सारी जो क्षमताएं हैं उनको बाहर लाने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, और हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो मौका दे रही है। और ये जो स्टार्टअप्स का या स्टैंड अप का जो चलन चला है, इसके ज़रिए कितने लड़के लड़कियां आगे आ रहे हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं। और आज ही के मन की बात में प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे उन नौजवानों का जो स्कूल में पढ़ते हुए अपनी बाइक की जो माइलेज है उसको बढ़ाने के लिए आइडियाज़ जो सोचते थे, आगे लाते थे, उनको इम्प्लीमेंट करते थे, और उसकी बदौलत आज देखिए वो बच्चे कहाँ पे हैं। हाँ, वो बच्चे आज जो अटल योजना के तहत जिनको मिला है स्टार्टअप्स के माध्यम से, वो सारे बच्चे आज बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बनने की जो है उनके अंदर का जो एक आत्मविश्वास विकसित हुआ है, और वो आने वाले वक्त में न सिर्फ देश बल्कि विदेश के तमाम बड़े कंपनियों के साथ जो है मुकाबला करेंगे, और समाज के आसपास की जो समस्या है उन समस्याओं का निराकरण में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। जी। तो अभी और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम बात कर सकते थे, लेकिन अभी समय नहीं है कि उन पर हम चर्चा करें। तो एनीवेज आज का जो प्रोग्राम था कुल मिलाकर हमें यही संदेश देता है कि हम खुद पे विश्वास रखें, किसी का मुंह ना देखें, जो मन में है, जो विचार है, जो क्षमता है, जो समर्थ है, उसको इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। देश हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, और प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, हमारी परंपराएं जो हैं, उन परंपराओं का अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रोफेसर बच्चा बाबू, अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं के लिए आज के मन की बात पर बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस विषय पे चर्चा करके बहुत खुशी महसूस हुई।